दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करवाते हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की। आरपीएससी सीनियर टीचर, दैट इज़ सेकंड ग्रेड टीचर, टीजीटी पीजीटी फॉर एनवीएस केवीएस एंड डी ट्रिपल एस बी। हमारा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। अगर हम बात करते हैं लिटरेचर की तो ग्रामर अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मीनवाइल हम लोगों ने स्टार्ट किया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर का सिलेबस, जिसमें आप देखेंगे कि जो पेपर 2 है, मतलब आपका जो पेपर है, मेन पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है एन एक्वेंटेंस विथ मेजर लिटरेरी पीरियड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये टॉपिक, और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बनते भी हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्रिपरेशन करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, सही तरीके से कर सकें और अपना जो सिलेक्शन है उसको सिक्योर कर सकें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर का सिलेबस, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एन एक्वेंटेंस विथ मेजर लिटरेरी पीरियड्स। देखिए, मेजर लिटरेरी पीरियड्स में से यहाँ जो दिया गया है फर्स्ट वन इज दैट इज रेनेसा। रेनेसा को शुरू करते हैं। द टर्म रेनेसा, इट मीन्स रीबर्थ, फर्स्ट अपीयर्ड इन लिव्स ऑफ द आर्टिस्ट बाय जॉर्जियो वेसारी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि कब और कहाँ पे। एक्चुअली ये जो है वर्ड रिनेसा वर्ड है, ये कहाँ पे अपीयर हुआ था फर्स्ट टाइम पे, तो आंसर हमारा ये रहेगा लिव्स ऑफ द आर्टिस्ट एंड इट वाज रिटन बाय जॉर्जियो वेसारी। While the corresponding French words Renaissance was adopted into English as the term for this period during 1830s। ये जो फ्रेंच वर्ड था Renaissance, इसको इंग्लिश में अडॉप्ट किया गया था 1830 में। ऐसे ही corresponding इट मीन्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। The Renaissance literary period was a time between 1300 to 1660 when people rediscovered Greek and Roman texts and embraced human achievements। Very important। 1300 से 1660 के बीच में ये रिनेसा पीरियड रहता है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, लोगों ने क्या किया था, ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को दोबारा से खोज निकाला था, दोबारा उसको वो अपनाने लगे थे, और साथ ही साथ उसी दौरान जो ह्यूमन अचीवमेंट थी, इंसान की जितनी भी उपलब्धियां थी, उनको वो अचीव करने लगे थे, उनको वो अपनाने लगे थे। इटली वॉज द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस दिस मोमेंट बिगिनिंग इन द 14th सेंचुरी while the it did not reach England until the 16th century। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये जो मूवमेंट था, ये स्टार्ट हुआ था, ये इटली में स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी में, और उस दौरान ये बताया गया है कि तब तक ये 16th सेंचुरी तक इंग्लैंड पहुंचा भी नहीं था। तो फर्स्ट जो थी इसकी बिगनिंग वो इटली में ही थी। देखिए, द लिटरेरी फोकस ऑफ द रिनेसा पीरियड इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि व्हाट वाज द लिटरेरी फोकस ऑफ द रिनेसा पीरियड। जब हम रिनेसा पढ़ ही रहे हैं तो आखिर उसका मेन फोकस किस पे था। तो सिमिलर टू सेक्युलर लिटरेरी of the medieval period, secular literature of the Renaissance focused on worldly things such as spring and love। जो दुनिया है, हमारे आसपास की जो दुनिया है, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन चीज़ों पे जिनमें स्प्रिंग यानी जो सीजन है और लव जो हमारे इमोशंस हैं, उस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, और ये मेन फोकस इसी पे रहा था रिनेसा पीरियड में। द रीजन पार्ट ऑफ दिस लिटरेरी पीरियड इंस्पायर्स एसेज ऑन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉलिटिक्स। ये जो टॉपिक्स थे, इन चीज़ों ने, इन टॉपिक्स ने जो राइटर्स थे उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, ताकि वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उनकी पॉलिटिक्स पे एसेज लिखना शुरू करें। एंड विथ फ्रांसिस बेकन, जो फेमस एसेइस्ट हैं, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट राइटर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एसे। फ्रांसिस बेकन ने इस तरह से शुरुआत करी और उन्होंने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या किया था, एसेज लिखना शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड रिनेसा कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फॉर रीबर्थ। रीबर्थ इट मीन्स पुनर्जागरण, आप जानते हैं पुनर्जन्म, तो ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है रिनेसा वर्ड। पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिनेसा लिटरेरी पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता ही होना चाहिए, पूछ लिया जाता है अक्सर। तो पहला है इसमें ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, एक ये कल्चरल मूवमेंट था जिसमें जो इटली में 14th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। एंड ह्यूमनिज्म प्रोमोटेड द आइडियाज दैट ह्यूमंस वर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, उन्हें बताया गया कि वो ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। ह्यूमनिस्ट स्टडीड क्लासिकल एंटिक्विटी
एंड इट्स फिलोसॉफीज। इंसान की जो विशेषताएं थी, इंसान की जो क्वालिटीज़ थी, इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनकी जो फिलोसॉफी थी, उनकी जितनी भी पॉलिटिक्स थी, उनको पढ़ा गया, उनको लिखा गया। तो दैट मूवमेंट इज नोन एज द ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट है हमारा सेकुलर लिटरेचर। ये रिनेसा पीरियड की ही बात है। रिनेसा लिटरेचर फोकस्ड ऑन वर्ल्डली थिंग्स लाइक लव एंड स्प्रिंग। ये हमने अभी डिस्कस किया था। जो प्यार है, मोहब्बत है, ऋतुएं हैं, स्प्रिंग है, ये इन सभी चीज़ों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। सम राइटर्स लाइक फ्रांसिस बेकन रोट एसेज अबाउट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉलिटिक्स। वेरी सिंपल लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। नेक्स्ट है रिनेसा क्रिटिसिज्म। रिनेसा क्रिटिसिज्म affirmed its independence from the classic and justified modern development in literature। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने ये अफर्म किया था, ये श्योर किया था कि क्लासिक्स से इनको मुक्ति मिल चुकी है। नाउ दे कैन जस्टिफाइड मॉडर्न डेवलपमेंट इन लिटरेचर। अब वो साहित्य में कुछ आधुनिक विकास कर सकते हैं। पेट्रार्क जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं रिनेसा पीरियड के। देख लीजिए, पेट्रार्क इज वन ऑफ कॉल्ड इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ रिनेसा। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको आप डबल टिक लगा लीजिए। फादर ऑफ रिनेसा किसे कहा जाता है? तो ही इज पेट्रार्क। एंड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, साथ ही साथ उन्हें फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। द रिनेसा अराइव्ड इन डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स। रिनेसा जो था वो दुनिया में एक साथ नहीं आया था, अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे आया था। जैसे हमने बात करी थी, इटली में आया था 14वीं शताब्दी में, और इंग्लैंड में वो आया था 16वीं शताब्दी में। इटली एक्सपीरियंस द रिनेसा फर्स्ट इन द 14th सेंचुरी, वाइल इंग्लैंड एक्सपीरियंस इन 16th सेंचुरी। अभी मैंने बताया था। एंड हिस्टोरियंस जनरली एग्रीड दैट रिनेसा एंडेड अराउंड द अर्ली 17th सेंचुरी, और 17वीं शताब्दी तक इस युग का समापन हो चुका था। बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट हमारा लिटरेरी मूवमेंट है, लिटरेरी हमारा वर्ड है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल क्या होता है फ्रेंड्स? मेटाफिजिक्स इज एनीथिंग नॉन फिजिकल विच मूव्स द फिजिकल, सच एज कॉन्साइंस, स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन, फैथ, थॉट एंड इवन लव। दिखने में ये फिजिकल नहीं होता है, नॉन फिजिकल होता है, लेकिन ये फिजिकल चीज़ों को भी अच्छे से हिला सकता है। इस मतलब इनको मूवमेंट करा सकता है या उनको साइड में कर सकता है। जैसे मान लीजिए कॉन्साइंस है, हमारी आत्म चेतना है, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, मोटिवेशन है, विश्वास है, थॉट्स हैं, या हमारा प्यार है। ये सारी की सारी भावनाएं जो होती हैं वो नॉन फिजिकल होती हैं और उन्हें मेटाफिजिक्स कहा जाता है। चलिए वर्ड के बारे में बात करते हैं। दिस टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स was coined by the critic Samuel Johnson। Very important friends, Samuel Johnson ने the metaphysical word को क्या किया था? coin किया था to describe a loose group of 17th century English poet। 17वीं शताब्दी में कुछ इंग्लिश पोइट्स हुए थे और उनके इस ग्रुप को लूज ग्रुप कहा जाता है उसको, ऐसे ही जिसमें कुछ दिशा नहीं थी, कुछ उनके डायरेक्शंस नहीं थे, कुछ टारगेट्स नहीं थे। तो सैमुअल जॉनसन ने उनको नाम दिया था, दे वर द मेटाफिजिकल पोइट्स, and whose work was characterized by the inventive use of conceit and by a greater emphasis on the spoken rather than lyrical quality of their words। इन पोएट्स का मानना था कि वो बोलने से क्या करते हैं, वो इम्फेसिस करते थे ज़्यादा किसी भी चीज़ को बोलने पे, ना कि उसमें एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, क्या उनकी लिरिकल क्वालिटी है किसी भी पोएम की। वो बोलकर किसी बात को कहकर ज़्यादा अच्छे से समझाते थे। द मेटाफिजिकल पीरियड इन लिटरेचर वॉज टाइम इन द 17th सेंचुरी व्हेन मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज एट इट्स हाइट इन इंग्लैंड एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप। 17वीं शताब्दी में इस काल को माना जाता है। नोटेबल मेटाफिजिकल पोएट कौन कौन है जिनको हम पढ़ सकते हैं, जिनको हम याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज जॉन डन, कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। हमारे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में जॉन डन को स्पेशली ऐड किया गया है मेटाफिजिकल पोएट्री के साथ में, तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। तो इन्हें मेटाफिजिकल पोएट्री का फाउंडर माना जाता है। जॉर्ज हर्बर्ट, ये कौन है? इन्हें सेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है। फ्रेंड्स इनको डिफरेंशिएट कर लीजिए। फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री इज जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट इज द सेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ही रोट पैटर्न पोएम्स लाइक स्टरविंग्स एंड ऑल्टर। इन्होंने कुछ पोएट्री लिखी थी जैसे स्टरविंग्स एंड ऑल्टर। हेनरी वोगन कौन थे? अप्लाइड द पेल्टोनिक कंसेप्ट ऑफ आइडियल फॉर्म्स टू स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट इन हिज वर्क। इन्होंने जो स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट है, इस कंसेप्ट को, इस फॉर्म को अपनी पोएट्री में अप्लाई किया था। एंड्रयू मार्वेल ने क्या किया था?
अ सेक्रेटरी टू जॉन मिल्टन के ये सेक्रेटरी रहे हैं, हु साइडेड विथ क्रोमवेल इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट्रीज एंड द रॉयलिस्ट। ये क्रोमवेल के क्या रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं और उनके साथ में थोड़ा सा इनका वाद विवाद चलता रहता है। तो ही इज आल्सो मेटाफिजिकल पोएट। ओके, नेक्स्ट है हमारी जैकोबियन एज या जैकोबियन मूवमेंट। The Jacobean period in English literature was a time of great productivity and creativity. Very important. ये वो काल था जैकोबियन पीरियड जब इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यानी नई नई रचनाएं होती हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें होती हैं। एंड इट इज़ मार्क्ड बाय अ रेंज ऑफ वर्क्स इंक्लूडिंग प्लेज, पोइट्री एंड प्रोज। ढेर सारी रचनाओं को कंपोज किया गया था, चाहे वो वर्स हो चाहे वो प्रोज हो, वो सभी चीज़ों को क्या किया गया था, इसमें कंपोज किया गया था। The Jacobean period lasted from 1603 to 1625. Very important. टाइम पूछ लिया जाएगा तो you will easily remember it. 1603 से 1625 and was named after the reigning king James Love. यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि जैकोबियन जो पीरियड है वो कौन से राजा के नाम पे माना जाता है, कौन से राजा के शासनकाल के दौरान था। तो ही वॉज द किंग जेम्स वन और किंग जेम्स फर्स्ट, हुज लैटिन नाम वाज जेकोबस। जेकोबियन का सिंपली अर्थ आप समझ जाएंगे कि उनका लैटिन नाम था जेकोबस और जेकोबस से क्या बना है, जैकोबियन एज। द जैकोबियन एरा फॉलोड द एलिजाबेथन एरा एंड वाज सक्सीडेड बाय द कैरोलिन एरा। ये इंपॉर्टेंट है। जैकोबियन एरा जो है वो क्या होता है, वो एलिजाबेथन के बाद में आती है और इसके बाद में कौन आता है, कैरोलिन एरा आती है, यानी युग आता है, कैरोलिन युग। इंपॉर्टेंट उसमें कंपोजिशन जो होती है वो देख लेते हैं। ड्रामा होता है। जैकोबियन एरा वाज पार्टिकुलरली प्रोडक्टिव पीरियड ऑफ ड्रामा। सबसे ज़्यादा ड्रामा इसी दौरान लिखे गए थे, विथ विलियम शेक्सपियर राइटिंग सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस प्लेस इंक्लूडिंग मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। अदर प्रोमिनेंट प्ले राइट्स इंक्लूडिंग जॉर्ज चैपमैन, जॉन मास्टन एंड थॉमस मिडल्टन, they were also the famous dramatists during the Jacobean period. And the second one is poetry. Jacobean poetry had two distinct standards, metaphysical poetry and cavaliers. ये दो प्रकार की पोएट्री जो थी वो जैकोबियन पीरियड में लिखी गई थी। एंड थर्ड वन इज प्रोज। राइटर्स लाइक फ्रांसिस बेकन एंड रॉबर्ट बर्टन डिस्प्लेड अ न्यू फ्लेक्सिबिलिटी एंड टफनेस इन देयर स्टाइल। डेफिनेटली प्रोज था, बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्रांसिस बेकन को हम जानते हैं, बहुत ही फेमस एसिस्ट रहे हैं। और रॉबर्ट बर्टन ने, दोनों ने मिलकर क्या किया, एक नई कला, एक नई फ्लेक्सिबिलिटी, नया लचीलापन और एक नई स्ट्रॉन्गनेस जो है उनके स्टाइल में वो शो करते हैं। द किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल पब्लिश्ड इन 1611। 1611 में उन्होंने द किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल पब्लिश करवाई थी। इट वॉज अ मेजर प्रोज अचीवमेंट ऑफ दिस एरा। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि इसे माना जाता है। किसको? द किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल विच पब्लिश्ड इन 1611। वैल्यूज एक और मुद्दा था यहाँ पे। जैकोबियन ड्रामा ऑफन फोकस्ड ऑन थीम्स लाइक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। ड्रामा जो था वो मेन यहाँ पे कंपोजिशन रही है जैकोबियन एज में। तो उस उन ड्रामाज में वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, धार्मिक विवाद हो सकते हैं, विच क्राफ्ट हो सकता है, सोशल ऑर्डर हो सकते हैं और इनजस्टिस हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को काफ़ी डिस्कस किया गया था। द मेजर थीम ऑफ जैकोबियन ड्रामा वर रिवेंज, सैटायर एंड ह्यूमन एविल। मानसिक मानव की बुराइयाँ, व्यंग्यात्मक जो कमेंट होते हैं, रिवेंज, बदला लेने की जो फीलिंग है, ये सारे के सारे जो थीम्स थी वो जैकोबियन ड्रामा में काफ़ी पॉपुलर रही हैं। द जैकोबियन एज वॉज नोन फॉर बीइंग अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। इस युग को कहा जाए तो एक राजनीतिक रूप से बड़ा अस्थिर युग था। एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द थिएटर ऑफ द टाइम। और ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, इसके जो थिएटर्स थे वहाँ पे जिन ड्रामाज का मेंशन किया गया था, जिन ड्रामाज को बताया गया था, उनमें ये हमें देखने को इजीली मिल जाता है। इसके बाद है द जैकोबियन एज वॉज अ पीरियड इन ब्रिटिश हिस्ट्री ड्यूरिंग अ रेन ऑफ किंग जेम्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। किंग जेम्स जो फर्स्ट थे उनके दौरान की ये बात है, जिनका नाम जो क्या रहता है, जैकोबस रहता है और उसी के नाम पे ये जैकोबियन एज पड़ता है। जैकोबियन एज के बारे में कहा जाता है कि ऑफन डार्क इन टोन। इसके जितने भी लिटरेचर थे हमेशा थोड़े से सैडफुल होते थे या काफ़ी दुखदाई होते थे। एंड क्वेश्चन सोशल ऑर्डर्स, सामाजिक जो सिस्टम था उसमें काफ़ी प्रश्न चिन्ह इन्होंने लगाए थे। वट एरा वॉज आफ्टर जैकोबियन। इस एज के बाद में क्या होता है,
द कैरोलिन एरा फॉलोड द जैकोबियन एरा। इससे पहले एलिजाबेथन एज थी, उसके बाद कैरोलिन एरा आती है, एंड इट्स रेन ऑफ चार्ल्स फादर जेम्स फर्स्ट एंड सिक्स्थ overlapped with English Civil War 1640 to 1651 and was followed by the English interregnum until the restoration in 1660। ये बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। इंग्लिश सिविल वॉर, when English civil war was started, और what is the time period of English civil war। तो you have to remember this, from 1642 to 1651 is the time of English civil war। Okay, now next, neoclassical, very important। Neoclassical period is also known as the time of the age of enlightenment, the age of reason and the neoclassical age। फ्रेंड आपको याद रख लेना है, ये enlightenment age भी इसे कहा जाता है और age of reason यानी तर्क वितर्क वाला युग भी इसे कहा जाता है। The neoclassical period in English literature was a time when writers returned to classical models and values of ancient Greek and Roman authors। इस नियो क्लासिकल एज में क्या होता है, राइटर्स जो होते हैं वो वापस पास्ट में जाने की सोचते हैं और प्राचीन काल का जो ग्रीक और रोमन ऑथर्स थे उनकी कंपोजिशंस की ओर, उनके वैल्यूज की ओर, उनके मॉडल्स की ओर वो मुड़ते हैं और उनको अडोप्ट करते हैं। ओके, व्हेन इट टुक प्लेस द नियोक्लासिकल पीरियड इन इंग्लिश लास्टेड फ्रॉम रफली फ्रॉम 1660 टू 1798। कहा जाता है कि ये जो एज है वो अगर सिंपली देखा जाए तो 1660 से 1798 के बीच में मानी जाती है। एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। 3 इसकी स्टेज होती हैं। 3 स्टेज आप यूँ मान लीजिए कि फर्स्ट है हमारी द रिस्टोरेशन एज, एंड सेकंड वन इज ऑगस्टन एज, एंड द थर्ड वन इज द एज ऑफ जॉनसन। रिस्टोरेशन पीरियड जो है 1660 से 1700 का रहता है। उसके बाद ऑगस्टन पीरियड जो है वो 1700 से 1750 का है, एंड द लास्ट वन इज द एज ऑफ जॉनसन इज फ्रॉम 1750 टू 1790। व्हाट इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या इसकी विशेषताएं रहती हैं। सो न्यू क्लासिकल लिटरेचर वाज नोन फॉर इट्स ऑर्डर, एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर, एम्फेसिस ऑन रिस्ट्रेंट एंड रीजन, अडरेंस टू क्लासिकल मॉडल्स एंड विटी स्टाइल्स। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये एज ऑफ रीजन है, एज ऑफ इनलाइटनमेंट है, तो डेफिनेटली देयर वाज अ रिस्ट्रेंट और द फीलिंग ऑफ रीजन इन दिस एज। नोटेबल राइटर्स की अगर हम बात करते हैं तो जॉन ड्राइडन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, जोनाथन स्विफ्ट इस एज के हैं, और उसके बाद सैमुअल जॉनसन भी है। ओके, हाउ इट रिफ्लेक्टेड इनलाइटनमेंट आइडियल्स। पूछा जा सकता है कई बार जब इसे एज ऑफ इनलाइटनमेंट कहा ही जाता है तो कैसे कैसे हमारे आइडियाज जो हैं इनलाइटनमेंट के वो इसमें रिफ्लेक्टेड होते हैं। तो देखिए, इट रिफ्लेक्टेड इनलाइटनमेंट आइडियल्स बट इट आल्सो सॉ अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स द ग्रेटर इमोशंस ऑफ रोमांटिसिज्म। ये एक एज थी जिसमें रोमांटिसिज्म की फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया था। Neoclassical classicism was born in Rome largely due to the writings of John Joseph Winckelmann during the rediscovery of Pompeii and Herculaneum। वाई इज नियोक्लासिकल एज कॉल्ड ऑगस्टन एज। हमने अभी बात करी ना फ्रेंड्स, 3 एज रहती है, रिस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और एज ऑफ जॉनसन। ऑगस्टन एज इसे क्यों कहा जाता है, तो द लिटरेचर ऑफ दिस एरा चीफली अ लिटरेचर ऑफ विट, concerned with civilization and social relationships, and consequently it is critical and some degrees moral or satiric। Abram 1832, it is called Augustan period because of the golden era of Roman writing was under Emperor Augustus। ये सिंपल सा आंसर है इसका। जब ये राइटिंग्स इसमें लिखी जा रही थी तो उस समय यहाँ के जो एम्परर थे इस एज में वो एम्परर ऑगस्टस थे, तो इसीलिए इसे ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा रोमांटिक एज। आप जानते हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोमांटिक एज वाला जो सेक्शन है फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर और केवीएस, एनवीएस और DSSB के टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश दोनों जो हमारे पोस्ट हैं, दोनों जो हमारे जो टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट है, दोनों में ही इसको इंक्लूड किया गया है। किसको, रोमांटिक पीरियड को या रोमांटिक एज को। देखिए, रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज द रिवॉल्यूशन एज, इसे रिवॉल्यूशन एज भी कहा जाता है। द एज इज आल्सो नोन एज द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म because the romantic ideals Elizabethan period revived during these years। Romantic age was an artistic, literary, intellectual movement, partly a reaction to the industrial
इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि रोमांटिक एज वाज द रिएक्शन टू डैश डैश डैश, देन वी हैव टू राइट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री। ओके, इट स्टार्ट्स विथ पब्लिकेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये आप डबल टिक मार लीजिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, हंड्रेड्स टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम जो रोमांटिक एज है उसके बिगिनिंग मानी जाती है, तो उसकी बिगिनिंग जो है वो मानी जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ सैमुअल टेलर कॉलरिज के लिखे हुए लैरिकल बैलेट से, जो 1798 से लिखा गया था। 1798 में ही रोमांटिक एज की बिगिनिंग को माना जाता है, लैरिकल बैलेट की पब्लिकेशन से माना जाता है। लिरिकल बैलेट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एस.टी. कॉलरिज ने कंबाइन करके कोलैबोरेट करके लिखा है। एंड इट्स एंड्स विथ एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1837। 1837 में जब रानी विक्टोरिया जब वो अपना पद ग्रहण करती है, गद्दी को, राजगद्दी को ग्रहण करती हैं, तभी से माना जाता है कि रोमांटिक एज जो है वो खत्म हो चुका है। A romantic period in English literature was a literary movement that took place from around 1790 to 1850, and it is reaction to the Industrial Revolution and the Age of Enlightenment, sought to promote the importance of imagination, subjectivity and appreciation of nature। ढेर सारे ये पॉइंट्स है जिन पे ये फोकस किया गया है रोमांटिक एज को। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो नेचर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा करता था रोमांटिक एज में, क्योंकि जितने भी पोएट थे दे डिस्क्राइब नेचर इन पर्सनल एंड डीप वे। अपने खुद पे लेके, अपने क्या बोल सकते हैं, अपने खुद पे लेके उन्होंने प्रकृति को, नेचर को बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी पोएट्री में लिखा है और बहुत डीप वे में लिखा है। समटाइम्स सॉ इट एज द अपोजिट ऑफ द रेशनल। इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है, यानी आदमी जो है खुद को इंपॉर्टेंस देता है। दे आल्सो सेलिब्रेटेड द इंडिविजुअल एंड एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। खुद की आज़ादी को, खुद की आत्मनिर्भरता को, खुद के विचारों को प्रकट करने की भावना को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। इमोशंस क्या होती हैं, रोमांटिक पीरियड में बहुत ज़्यादा इमोशंस और पैशंस को इंपॉर्टेंस दी गई थी, और सब्जेक्ट जो था वो हमेशा इनका ट्रूथ रहा है। देन दे रिटर्न टू द पास्ट, हमने बात करी थी, वो वापस से पास्ट की चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लाइक गोथिक एंड रोमांसिक ऑफ मिडिवल टाइम्स। और उन्होंने इंसान की प्रकृति को, इंसान की अच्छाइयों को रिस्टोर करने के बारे में सोचा और उनकी अच्छाइयों को लिखा भी है। प्रोमिनेंट राइटर कौन कौन है फ्रेंड्स, तो दो हमने देख लिए थे, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाता है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। इसके अलावा जॉन किट्स हैं, पी.बी. शेली हैं, मैरी शेली भी हैं। फादर ऑफ रोमांटिसिज्म किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीन जैकस रूसो को माना जाता है, जे रूसो को, ये हमारे फादर ऑफ रोमांटिसिज्म माने जाते हैं, याद कर लीजिएगा इसको। और फाउंडर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म माना जाता है तो वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए, नेक्स्ट हमारा लिटरेरी एज है विक्टोरियन एज। द विक्टोरियन पीरियड ऑफ लिटरेचर roughly coincided with years that Queen Victoria ruled Great Britain and its empire 1837 to 1901। जब महारानी विक्टोरिया अपने राजगद्दी पे बैठती हैं और उनका कार्यकाल होता है, लाइफ स्पेन होता है, या उनका जो कार्यकाल होता है वो 1837 से 1901 के बीच में रहता है, और इसी एज को विक्टोरियन एज कहा गया है। द विक्टोरियन एरा इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज a टाइम ऑफ ग्रेट चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 1837 टू 1901। इसी दौरान लिटरेचर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। थीम की अगर हम बात करते हैं तो विक्टोरियन लिटरेचर रिफ्लेक्टेड द वैल्यूज, डिबेट्स, कल्चरल कंसर्न्स ऑफ द टाइम, इंक्लूडिंग द रैपिड चेंज इन सोसाइटी। समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो उनको उन्होंने अपनी कंपोजिशन में, अपने लिटरेचर में इंक्लूड किया था, इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड द ग्रोथ ऑफ सिटीज। जैसे जैसे शहरों का डेवलपमेंट होता गया है, वो शहरों को उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने कंपोजिशन में उतारने लगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी जैसे ही एडवांस होने लगी, उसके बारे में वो लिखने लगे, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को भी उन्होंने काफ़ी मेंशन किया है। द डिजायर टू क्वेश्चन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, सवाल उठाना इन्होंने शुरू कर दिया था इसी दौरान कि पॉलिटिक्स और धर्म जो है वो क्या है, वास्तविकता क्या है। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने अपने कंपोजिशन में हाईलाइटेड किया था। द वर्किंग क्लास वुमेन एंड पीपल ऑफ कलर एजिटेटिंग फॉर द राइट टू वोट एंड रूल देमसेल्व्स। लोग जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे थे, वो अपना वोट करने का अधिकार मांगने लगे थे। एंड द इंटरेस्ट इन रियलिज्म which attempted to portray the real world as closely as possible। उसके बाद वास्तविकता की ओर वो बढ़े,
और सोशल इश्यूज सच एज पावर्टी, सोशल इनजस्टिस, कॉम्प्लेक्स न्यू मॉडर्न वर्ल्ड, ये सभी चीज़ों को वो काफ़ी गौर से देखने लगे और उन पे बात करने लगे थे। तो ये था हमारा विक्टोरियन एज। इनके इस युग में, इस एज में नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। The novel became the leading literary genre, with the number of new novels published increasing from 100 to 1000 per year। देखिए, जहाँ कभी 100 नॉवेल छपा करते थे, विक्टोरियन एज में आते आते पर ईयर 1000 नॉवेल जो है वो पब्लिश होने लगे थे। एंड वीमेन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल एज बोथ ऑथर्स एंड रीडर्स। महिलाओं ने बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो एक लेखक के तौर पे हो, चाहे वो एक पाठक के तौर पे हो। सम नोटेबल विक्टोरियन नॉवेलिस्ट इंक्लूड चार्ल्स डिकन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। और डेविड कॉपरफील्ड जो है वो इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, इंपॉर्टेंट इनका वो रहा है नॉवेल, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। This is considered one of the most human work and it is a portrait of human nature। डेविड कॉपरफील्ड को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, मोस्ट ह्यूमन वर्क माना जाता है, और ह्यूमन नेचर को दर्शाने वाला ये नॉवेल माना जाता है। तो इसको इसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। शार्लोट ब्रोंटे हैं। जेन आयरी इज अ फेमस वर्क, ये इनका बहुत पॉपुलर वर्क है। फ्रॉम द ब्रोंटे सिस्टर, जो तीन बहनें थी, शार्लोट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे और एना ब्रोंटे, इन्होंने ये लिखा था। एमिली ब्रोंटे के जो फेमस नॉवेल है वुदरिंग हाइट्स, बहुत ज़्यादा फेमस है फ्रेंड्स। क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, हु हैज़ रिटन द वुदरिंग हाइट्स, तो एमिली ब्रोंटे विल बी द आंसर। प्रॉब्लम क्या होती है, वी हैव टू रिमेंबर द नेम्स शार्लोट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे और एना ब्रोंटे। तो वुदरिंग हाइट्स जो है वो एमिली ब्रोंटे से रिलेटेड है। एक और है द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, ये है हमारे एना ब्रोंटे का, तो ये आपको याद रखना है। और इन्हीं के साथ में जो दो बहनें थी उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम इसकी बात करते हैं विक्टोरियन एज की, तो विक्टोरियन एरा लिटरेचर वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय डेपिक्शंस ऑफ एवरीडे पीपल। जो दैनिक जीवन में हो रहा है, लोग अपनी सामान्य जिंदगी को जी रहे हैं, उनको अपनी रचनाओं में कंपोज करना। हार्ड लिव्स, लोगों की कठिन जिंदगी के बारे में बताना। एंड मोरल लेसन, जो नैतिक वैल्यूज थे उनको भी काफ़ी इन्होंने अच्छे से इसमें हाईलाइटेड किया है। साथ ही साथ विक्टोरियंस वर इंटरेस्टेड इन द हीरो एज वेल एज फोक आर्ट। जहाँ लोगों को, सामान्य लोगों को वो हीरो के तौर पे पेश करते थे, वहीं पे जो लोक कलाएं होती हैं उन पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया था। तो विक्टोरियन नॉवेल्स ने इनको काफ़ी फोकस किया है। नेक्स्ट है हमारी मॉडर्न एज। द मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज जनरली कंसिडर्ड टू हाउ बिगन इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में अक्सर माना जाता है इसकी शुरुआत को। एंड लास्टेड अंटिल अराउंड 1950, और 1950 तक इसे माना जाता है, 20वीं शताब्दी से लेके। The modern period in English literature begins with 20th century. Its approximate time period considered between 1892 to 1950, ये इसका टाइम पीरियड माना जाता है। एंड 1819 toward the end of 18th the turn of the century, जब 18वीं शताब्दी खत्म होती है 18, तभी से माना जाता है कि ये मॉडर्न पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए, द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय मेजर वर्ल्ड इवेंट्स इंक्लूडिंग, बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती हैं पूरी दुनिया में, और तभी से माना जाता है कि आधुनिक युग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए, जिसमें पहला है द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल। काफ़ी ऑटोमोबाइल्स जो है वो डिस्कवर हुए, इन्वेंटेड हुए। उसके बाद दोनों वर्ल्ड वार हुए, 1914 का और 1939 का। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन होता है, एंड ऑफ द विक्टोरियन एरा हो जाता है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री होती है, एंड अर्बनाइजेशन, गाँवों का शहरीकरण होना, बड़े बड़े सिटीज़ का डेवलपमेंट होना, ये सारी की सारी कुछ घटनाएं जो होती हैं वो मॉडर्न एज में होती हैं। अच्छा, मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय, मॉडर्न इज डेफिनेटली था एक्सपेरिमेंटेशन। लोग जो थे वो सब्जेक्ट मैटर और स्टाइल और फॉर्म के साथ में एक्सपेरिमेंट करने के बड़े इच्छुक होने लगे थे, कि वो नए नए तरीके से अपनी कंपोजिशन को करने लगे थे। फिर इनके दिमाग में एक एंटी वॉर ओपिनियन आता है, क्योंकि युद्ध उन्होंने दो देख लिए थे, वर्ल्ड वार देख लिए थे, तो अब उनके मन में युद्ध के प्रति घृणा हो चुकी थी, नफरत हो चुकी थी। एंड दे हैव कंपोज्ड मैनी कंपोजिशन दैट वाज द एंटी वॉर सेंटिमेंट, दैट हैव एंटी वॉर सेंटिमेंट्स। थॉट ऑन साइंस एंड साइकोलॉजी, डेफिनेटली नया युग था, तो दे हैव रिफ्लेक्टेड द रैपिड एडवांसमेंट इन दीज फील्ड विच वर साइंस एंड साइकोलॉजी एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म, a rejection of jingoism। जिंगोइज्म इट मीन्स अंध राष्ट्रभक्ति, यानी लोग राष्ट्रभक्त तो थे लेकिन अंध राष्ट्रभक्ति नहीं करना चाहते थे, वो रियल मीनिंग में चाहते थे कि अपने कंट्री को वैल्यू करें। एंड इट इज डिजायर टू बी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, वो
पर्टिकुलर किसी कंट्री के साथ इस तरह से बंधना नहीं चाहते थे। वो पूरी दुनिया को अपना देश मानते थे, पूरी दुनिया को अपना एक घर मानते थे, एंड दैट वाज नोन एज द कॉस्मोपॉलिटनिज्म। प्रिमिटिविज्म क्या होता है? द बिलीफ दैट प्रिमिटिव पीपल आर नोबलर देन सिविलाइज्ड पीपल। प्रिमिटिव प्रिमिटिविज्म में ये होता था कि इनका ये मानना है कि जो प्राचीन काल के लोग थे वो कहीं ज़्यादा सभ्य थे आज के सभ्य लोगों की तुलना में। विलियम शेक्सपियर इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि मॉडर्न एज की अगर हम बात करेंगे तो विलियम शेक्सपियर यहाँ पे पूछे जाते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर? इट इज डिबेटेबल व्हेन द मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट बिगेन, though some have chosen 1910 as a roughly marking the beginning, and quote novelist Virginia Woolf। कई लोग मानते हैं कि 1910 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो वर्जीनिया वुल्फ जो है वो इसकी बिगिनिंग करने वाली मानी जाती हैं, जिन्होंने कहा था, वो डिक्लेयर्ड दैट ह्यूमन नेचर अंडरवेंट अ फंडामेंटल चेंज और ऑन और अबाउट दिसंबर 1910। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था कि जो इंसान है उसकी प्रकृति है वो बहुत आधारभूत परिवर्तन की ओर अग्रसर है, और ये सब शुरू होता है दिसंबर 1910 से। इसीलिए माना जाता है कि वर्जीनिया वुल्फ जो है वो रोमांटिक मॉडर्न एज को शुरू करने वाली होती हैं। हु इज़ द मॉडर्न फादर ऑफ नॉवेल? तो फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल इज हेनरी फील्डिंग, याद कर लीजिए। एंड हु वाज द फर्स्ट मॉडर्निस्ट पोएट? तो वो थे हमारे थॉमस स्टर्न इलियट, टी.एस. इलियट। ये मॉडर्निज्म के लिए सिनोनिमस है, मतलब ये इसके पर्यायवाची हैं। हमारा लास्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है फ्रेंड्स? मॉडर्निज्म हमने पढ़ा है अभी, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो इसके बाद की बातें हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफर टू न्यू डिपार्चर इन द आर्ट्स। इस युग में नई चीज़ों को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो। दे हैड दियर ओरिजिन्स इन 1950s एंड नियरली एंड अर्ली 1960s। 1950 से लेके 1960 के स्टार्टिंग की ये बातें हैं। They gained momentum in the course of 1960 and become a dominant factor in 1970s। 1960 तक ये बहुत ज़्यादा प्रभाव में रहे, काफ़ी इनका डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो डोमिनेटिंग फैक्टर था वो 1970 तक ये रहा। The postmodern period in English literature was a literary style and genre that emerged in the second half of the 20th century. It was a reaction to modernist literature and the distinction between high art and everyday life। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, experiment with new literary device, forms, genres and style, emphasis on play, fragmentation, metafiction and intersexuality, then explore their own intense feelings surrounding major world events, break away from 19th century realism, comment on situation in postmodernity, playful use of eclectic style and performative irony, then fragmentation in narrative and character constructions, use of black humor, metafictions, which is writing about writing, and non-linear narratives। Non-linear narratives। Who is the father of postmodernism in literature? क्वेश्चंस बनते हैं तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, अकॉर्डिंग टू हैंस बर्टन्स एंड पेरी एंडरसन, द ब्लैक माउंटेन पोएट चार्ल्स ओल्सन एंड रॉबर्ट क्रीली फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म पोस्ट मॉडर्न इन इट्स करंट सेंस ड्यूरिंग 1950s। तो चार्ल्स ओल्सन और रॉबर्ट क्रीली को माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले पोस्ट मॉडर्न टर्म जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट इज द कंसेप्ट? कंसेप्ट है इसका, 20th century movement in philosophy and literary theory that generally questions the basic assumption of Western philosophy in the modern period। जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है उसको, उसके एजम्पशन को क्वेश्चन करना, उनको तर्क वितरण करना, उस पर सवालिया निशान लगाना आधुनिक युग में, उसी को पोस्ट मॉडर्निज्म कहा गया था। हु इज द फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म? तो फादर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो थॉमस मूर है, ही वॉज द ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड was a prolific proponent through the such books as The Place of Houses। Some examples of postmodern literature include
जहाँ पे फादर की बात पूछी गई है पोस्ट मॉडर्निज्म की, तो जो मूर हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म के जो फादर हैं, यहाँ पे मूर को माना जाता है। और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास और हैं जिन्होंने जिनकी जो कंपोजिशन है वो काफ़ी फेमस है पोस्ट मॉडर्निज्म एज में। देखिए, ग्रेविटीज रेनबो बाय थॉमस पाइनकन, स्लॉटर्ड हाउस 5 बाय कोर्ट ओवनेट एंड केस 20 बाय जोसेफ हैलर। तो ये सारे के सारी पोस्ट मॉडर्निज्म का कंपोजिशन है जो काफ़ी फेमस है। फ्रेंड्स, ये हमारा एक टॉपिक था आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, आरपीएससी जो सीनियर टीचर है उसके पेपर के लिए, एन एक्वेंटेंस विथ मेजर लिटरेरी पीरियड। तो बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। और इसका एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का वीडियो भी हमारे यहाँ पे चैनल पे अपलोड होने वाला है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे तो उस वीडियो से आप देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डेफिनेटली आप स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और टीचिंग की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हमारे आरपीएससी की हो, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर, और मान लीजिए आपका रीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी। साथ ही साथ अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं तो हमारा नवोदय और केंद्रीय विद्यालय है जिसमें टीजीटी और पीजीटीज़ की पोस्ट होती हैं, एज वेल एज DSSB में भी टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश होते हैं। तो उसके लिए भी आप यहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वो सब टॉपिक्स, वो सभी वीडियोज़ आपको मिलेंगे जो आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं पे देखने को मिले, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो आपको समझ में आएंगे। और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जिसका मैं एकदम लेटेस्ट एग्जांपल दे दूं कि संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का, हमारे वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे पड़े हैं। आप डेफिनेटली मैच करेंगे वीडियो के साथ में पेपर उठा के, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जुड़े रहिए, क्योंकि मेहनत लगती है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, गुड नाइट।